हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? देखिए, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट में हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 1 देखा था। हाँ, आगे पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि अभी बीच में और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना बाकी रह गया। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखेंगे कि 2x2 का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे दिखता है, किस फॉर्म में होता है, और 3x3 का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। हाँ, इसके आगे भी आते हैं 4x4, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इतने क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो 2x2 और 3x3 का जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहता है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको सॉल्व करने की एक मेथड है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल की मदद से हम 2x2 और 3x3 के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको क्रेमर्स रूल भी पढ़ाऊंगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, साथ में क्रेमर्स रूल रहेगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते आगे। यहाँ देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम मतलब एक, मैं कहूँगा कि ये कह दीजिए आप कि आपके पास इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर क्या होंगे? आप बोलोगे सर इंटीजर नंबर ये हो जाएंगे अप टू प्लस इन्फानाइट, और यहां पर ये इंटीजर हो गए। अब मैं बोलूंगा इसमें नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो ये हो गए 1 से लेके इन्फानाइट, 1 2 3 4, ये होगा नेचुरल नंबर। तो एक सिस्टम बन रहा है, एक पूरा पार्ट बन रहा है जो इस टाइप की कैटेगरी वाले नंबर को अलग कर दे रहा है ना। जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर का सिस्टम बन गया। ऐसे यहाँ पर सिस्टम बनेगा। सिस्टम मतलब कुछ पेयर आएंगे, 2 के, 4 के, 5 के पेयर, और आगे भी पेयर आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 2x2 और 3x3 है, तो 2x2 और 3x3 के पेयर को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले। तो समझ में आपको सिस्टम क्या होता है ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन होती है, इक्वेशन मतलब सर एक पॉलिनोमियल रहता है, इज इक्वल टू कुछ लिखा रहे, या तो जीरो रहे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहे, इज इक्वल टू कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब उसकी डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। तो क्या कोई आप में से कोई बता सकता है कि सर लीनियर इक्वेशन कैसे दिखेगी? मैं कहूँगा कि भैया ये हो सकती है क्या, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर मैं सिर्फ एक इक्वेशन लिखता, ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन नहीं लिखता, तो आप बोलते सर एक लीनियर इक्वेशन ही है। लेकिन मैंने 2 इक्वेशन का एक पेयर लिख दिया, आप बोलोगे सर एक सिस्टम बन गया है। किसका? सिस्टम। लीनियर मतलब क्योंकि डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आपको? इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो रहता है ना, उसके 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हम कह देंगे कि कंसिस्टेंट हो जाता है ना, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और लास्ट वाली आती है आपके पास आइडेंटिकल। अब ये क्या होती है, कैसे फॉर्म में दिखती है, पहले उसे समझ लेते हैं। तो यहां देखिए कंसिस्टेंट इक्वेशन, इसमें क्या होगा कि एटलीस्ट मिनिमम एक सॉल्यूशन तो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वो केस भी आएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंट इक्वेशन का एटलीस्ट 1 वाला केस हम कंसिडर करने वाले हैं। ये दोनों जो केस रहेंगे हम अगले लेक्चर में से कवर करेंगे। सो कंसिस्टेंट इक्वेशन को मैं समझाता हूं कि एटलीस्ट क्या होते हैं? 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, मिनिमम एक सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट में सर, इनकंसिस्टेंट में पैरेलल वाला केस बनेगा। कौन सा? पैरेलल। और आइडेंटिकल में आप तो आसानी से बोल सकते हो सर 2 इक्वेशन आइडेंटिकल कब होंगी? जब दोनों एक दूसरे के मतलब मैच हो रही हो पूरी तरीके से। चलो इसके मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कुछ, है ना, तो उससे थोड़ा और आइडिया आपको होगा।
यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाली इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए क्या करेंगे, कौन सी कंडीशन बनेगी, a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर ये कंडीशन बन रही है भी, है ना, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमें देगा। क्या देगा? मिनिमम वन सॉल्यूशन हमें देगा ही देगा। अब पैरेलल लाइन के लिए मुझे कुछ बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन तो बहुत आसान होती है। हम ये कहेंगे कि पैरेलल लाइन का केस कैसा बनेगा? सर पैरेलल लाइन का यदि हम केस देखें, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपके लिए, लिख दीजिए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। ये लिख दिया मैंने। अब इसकी पैरेलल लाइन आप मुझे लिख के दे सकते हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर पैरेलल लाइन तो बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म्स है ना वो चेंज हो जाएगा, -1 नहीं रहेगा, तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी लिख दीजिए सर, लेकिन -1 नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं 5 लिख देते, 5 लिख देते, हमारी मर्जी, हमने लिखा 5। क्या ये पैरेलल इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ सर ये तो पैरेलल इक्वेशन है। पैरेलल इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर है। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लिया था? ये लिया था सर। इसे यहां लिखिए, लिखिए बिल्कुल, a1x प्लस b1y प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इज इक्वल टू c1 है। और सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि कंडीशन क्या बनेगी। चलो आप ही बताऊंगा कंडीशन क्या बनेगी। इसको देखो और उसको देखो, कंडीशन लिख के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर यदि हम कंपेयर कर ले फर्स्ट इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन कंपेयर करें तो 2 किसके इक्वल है? सर a1 के इक्वल। b1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। और c1 किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। अब ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करें तो a2 की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या? हाँ सर a2 की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो यहां भैया मैंने 2 लिख दिया। b2 की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर b2 की वैल्यू 3 के इक्वल है, ठीक है, वो भी लिख दिया। और c2 की वैल्यू आप बोलोगे सर c2 की वैल्यू तो 5 के इक्वल है, और यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर a1 a2 तो दोनों तो इक्वल ही है, b1 b2 भी इक्वल है। अगर मैं बोलूं कि भैया a1 रेसो a2, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 1। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो भी 1 मिलेगा। तो सर ये दोनों तो इक्वल है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। और यहां पर इन दोनों का रेशो लूं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5। ये तो 1 नहीं मिला, ये दोनों 1 मिल गए। तो आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन नॉट इक्वल होंगे c1 डिवाइडेड बाय c2 के। ये मिल गई आपको कंडीशन किसकी? पैरेलल इक्वेशन की। किसकी मिली कंडीशन आपको भैया? पैरेलल इक्वेशन की मिल गई। तो ये कंडीशन को यहां से उठा के यहां पेस्ट कर दीजिए। आसान था कि नहीं था? देखो एक सॉल्यूशन कब मिलते हैं? तो आप बोलोगे सर एक सॉल्यूशन तो हमें मिलते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। उसके केस में यदि हम देखें तो a1 a2 दोनों अलग होते हैं, b1 b2 भी अलग होते हैं। करके देख लेना, कोई भी एग्जांपल ले लेना। तो देखो इसलिए a1 डिवाइड बाय a2 नॉट इक्वल b1 डिवाइड बाय b2 आया था। पैरेलल में a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल रहेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, बट नॉट इक्वल c1 डिवाइडेड बाय c2। ये वाली केस बनेगा। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में लिख दिए, पैरेलल लाइन पे हमने लिख दी। अब आइडेंटिकल इक्वेशन मुझे बता सकते हो क्या? आइडेंटिकल इक्वेशन आप बता सकते हो? आप बोलोगे सर बहुत आसान है। आइडेंटिकल तो और भी आसान हो गया। कैसे भैया? अगर आप सर यहां पर एक इक्वेशन लिख दे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, या फिर 0 की जगह हम ले लेते हैं 4। इसके यदि आइडेंटिकल इक्वेशन लिखना है तो सर एक काम करते हैं ना, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा यहां पर? आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में रखे रहने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के ईच टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 3y इज इक्वल टू 8।
तो ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन मिली और ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसका नाम है इक्वेशन 1, इसका नाम है इक्वेशन 2। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, तो आप बता सकते हैं आइडेंटिकल है या नहीं है। आप बोलेंगे हाँ सर आइडेंटिकल तो है। भैया कैसे? आप बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा था उसकी फर्स्ट इक्वेशन थी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकंड इक्वेशन थी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इससे कंपेयर करके a1 a2 a3 b1 b2 b3 की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि भैया आइडेंटिकल इक्वेशन, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है। उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? देखो ना, आइडेंटिकल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यदि मैं ये लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लूं और राइट हैंड साइड भेजूं तो क्या होगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। फिर से वो इक्वेशन मिल गई, इसलिए यह आइडेंटिकल इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 को मैं इस इक्वेशन से यदि कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 4। इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 8। ये आ गई आगे आपके पास। अब एक काम करिए भैया, a1 डिवाइडेड बाय a2 कर सकते हो आप? सर a1 डिवाइडेड बाय a2 यदि हम करें, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, करके देखो क्या मिला? 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या मुझे b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू आप निकाल के दे सकते हो? बहुत आसान है सर, वैल्यू पुट कर दीजिए 3 डिवाइड बाय 6, ये भी 1 डिवाइड बाय 2 ही मिला है हमें। c1 डिवाइड बाय c2 निकाल सकते हो क्या आप कहेंगे हाँ सर c1 डिवाइड बाय c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। सर ये तो a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 एंड c1 डिवाइड बाय c2 तीनों रेशो तो 1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल आ रहे, मतलब तीनों रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल इक्वेशन में a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2 के इक्वल होगा। ये हमें कंडीशन मिल गई है, तो इस कंडीशन को भैया यहां लिखिए, लिख दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर आइडेंटिकल इक्वेशन की कंडीशन होगी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल। ये हमें मिल गई। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए a1 डिवाइड बाय a2 नॉट इक्वल b1 डिवाइड बाय b2, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होंगी? a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 नॉट इक्वल c1 डिवाइड बाय c2। एंड यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया आइडेंटिकल इक्वेशन कंडीशन लिखिए, आप बोलोगे a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 हो जाएगा। ये 3 आपको कंडीशन मिल गई है ना? अगर ये वाला केस बन रहा है मतलब कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? एटलीस्ट 1 वाला। ये वाला केस बनेगा तो आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन बन रही है तो, और ये वाला केस मिल गया तो आइडेंटिकल इक्वेशन है। सर क्या है? आइडेंटिकल इक्वेशन है। अब बताओ पैरेलल लाइन यदि बन रही है, ये बन गई पैरेलल लाइन, कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है? नहीं सर, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहां पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला केस है। और आइडेंटिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, ठीक है, इसी से होकर एक और इक्वेशन पास हो रही है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। ये ओवरलैप करके जा रही, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पर नो सॉल्यूशन मिलेगा, और यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा ना, मैंने प्रूफ के थ्रू इसको पूरा समझाया आपको। अब आते हैं सीधे मतलब क्रेमर्स रूल पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पर बेस्ड। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक मेथड है क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल्स में होता क्या है समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लेंगे, 2 वेरिएबल वाली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम ले लेंगे, ये ले लेंगे। अब 2 वेरिएबल वाली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर ऑलरेडी हमने लिख चुके, ये रही 2 वेरिएबल x और y, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके, इसी को कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिए। देखो 2/2 आ गया, मतलब 3/3 भी आने वाला है, 3 वेरिएबल वाला भी आएगा, तो वहां पर मैं आपको लिखना सिखाऊंगा इसी की मदद से, 2/2 की मदद से। आप बोलोगे सर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमें मिल गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल बन रहे हैं इसमें। अब मुझे एक बात बताइए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
आप बोलोगे सर सॉल्व क्या करना है, ये यूनिक सॉल्यूशन वाला ही हम केस पढ़ रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बनना मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर रही है इस तरीके से लाइन, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो एक यदि इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो एक काम करते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट में कितने कोऑर्डिनेट रहेंगे सर, एक्स रहेंगे और वाई रहेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ठीक है भैया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप बोलोगे सर सिस्टम ऑफ मतलब एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 4 मेथड पढ़ी, 3 या 4 मेथड, 3 पढ़ी थे ना। एक तो इंटरसेक्शन की मदद से निकालते थे, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया था, इंटरसेक्शन मतलब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बात हो रही क्रेमर्स रूल की, फोर्थ मेथड आ गई भैया, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगने वाला, हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं ना, तो डिटर्मिनेंट की मदद से भी आप दो लीनियर इक्वेशन अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रही है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड कर लेंगे। क्रेमर्स ने क्या कहा, सबसे पहले आप डेल्टा फाइंड करिए। ठीक है, डेल्टा फाइंड करते, जिसको हम डी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। कई बुक्स में डेल्टा होगा, कई बुक्स में डी होगा। अब ये डी की वैल्यू आएंगी कैसे, मैं कहूंगा कि भैया डिटर्मिनेंट बनाओ, उन्होंने बोला ना लीनियर इक्वेशन 2, तो 2/2 का बनाओ। 2/2 मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 एलिमेंट्स होंगे कौन से, आप बोलोगे सर 4 एलिमेंट्स होंगे A1 B1 A2 B2, तो A1 B1 A2 B2 समझ में आया। डी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स है, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, A1 B1 A2 B2 लिख दो। अब भैया क्रेमर जी ने कहा कि भैया अब आपको चाहिए डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स मतलब डी एक्स, कैसे निकालोगे डी एक्स, डी एक्स कैसे निकालोगे सर, कुछ नहीं, ये जो एक्स है ना, हाँ इसके जो कांस्टेंट है A1 A2, हाँ ठीक है A1 A2, इसको रिप्लेस कर देंगे C1 C2 से, तो यहां पर आ जाएगा C1 C2। क्या करा, एक्स वाले जो कांस्टेंट है A1 A2 उसकी जगह C1 C2 लिख दिया, बाकी B1 B2 एज इट इज, B1 B2 एज इट इज आ गए। अब क्या करेंगे हम, ये डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा वाई निकालना है हमें, मतलब dy कैसे फाइंड करोगे सर, कुछ नहीं, जो x वाले में किया ना वो इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, जो ये y वाला है, हाँ y वाला है, इसके जो कांस्टेंट है उसको C1 C2 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो इधर ध्यान दो, मैंने A1 A2 की जगह C1 C2 रिप्लेस किया था ना, तो यहाँ A1 A2 की जगह C1 C2 आया था, बाकी एज इट इज। अब देखिए B1 B2 की जगह मतलब y वाले कांस्टेंट की जगह C1 C2 रिप्लेस कर, तो C1 C2 कहाँ रिप्लेस होंगे, यहां पर होंगे, C1 C2 A1 A2 एज इट इज रहेंगे। अब भैया ये 2/2 के तीनों डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आने वाला मैं करवाऊंगा ना, तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट वैसे आपको सॉल्व करते आता है। अब बात आती है कि सर डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई निकाल लिया, लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट निकले अलग अलग टाइप के, हमें एक्स और वाई अभी भी नहीं मिला है, तो भैया सॉल्यूशन, क्रेमर जी ने कहा कि सॉल्यूशन रहेगा एक्स इज इक्वल टू, क्या रहेगा सॉल्यूशन, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डी, ये डिवाइड बाय डेल्टा, एक ही है, कैपिटल डी एक्स क्या है डेल्टा एक्स के, कैपिटल डी क्या है डेल्टा के इक्वल है। ऐसे वाई का लिख सकते हो, हाँ सर वाई का भी लिख सकते हैं, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिए, ये बन गए आपके फॉर्मूले। डेल एक्स को डी से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डेल एक्स को डेल्टा से डिवाइड कर दो, डेल वाई को डेल्टा से डिवाइड कर दो, या फिर डी एक्स आप अगर फाइंड कर रहे हो तो उसको डी से डिवाइड कर दो, डी वाई यदि इसको आप नाम दे रहे हो तो इसको आप डी से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। जो भी आप चाहो वो अप्लाई कर सकते हो, कोई एक, या तो डेल्टा नाम देके सॉल्व करो इसको, या फिर कैपिटल डी नाम देके सॉल्व करो। मैंने दोनों नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बुक्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, कई बुक में कैपिटल डी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। चलो ठीक है, सब सारी बातें तो हो गई। क्वेश्चन पर आते, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, समझिए क्या बोला गया है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, हमें क्या करना है कि क्रेमर्स रूल की मदद से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, यहां पर हम क्या करेंगे, डेल्टा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। एक काम करो, डेल्टा लेके चलते, कैपिटल डी नहीं, जो 3/3 आएगा ना उसमें कैपिटल डी मान लेंगे, यहां पर हम मान रहे हैं डेल्टा, ठीक है भैया डेल्टा।
अब डेल्टा की वैल्यू आती कैसे, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इसे छुपा दीजिए। ठीक है भैया मैंने छुपा दिया इसे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट लिखे ना 2 3 3 4, इसे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है लिख देता हूं मैं 2 3 3 4, ये मैंने लिख दिया। अब भी आगे क्या करना है, आप बोलोगे सर अब डेल्टा एक्स फाइंड कर दीजिए। एक काम करते हैं डेल्टा एक्स बाद में फाइंड करते हैं, मतलब बाद में मतलब इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं ताकि यहां पर मैं इसको सॉल्व कर सकूं। डेल्टा एक्स को मैं यहां लिख देता हूं यहां पर। अब ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा एक्स में कैसे लिखूं, तो आप बोलोगे सर वो भी बहुत आसान है, ये जो एक्स वाले कांस्टेंट है ना 2 3, हाँ भैया दिख गया 2 3, इसकी जगह जो राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट है 0 5, इसको लिख दीजिए। 2 3 की जगह क्या लिखूंगा मैं 0 5, लिख दीजिए 0 5, लिख दिया। और जो वाई वाले कांस्टेंट उसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए 3 और 4, भैया ये भी हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है सर, डेल्टा वाई फाइंड करना है। ठीक है डेल्टा वाई देख लेते हैं, डेल्टा वाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं सर, ये जो y वाले कांस्टेंट है 3 4, कहाँ है 3 4, सर ये रहा 3 4, इसकी जगह राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है 0 5, उसे लिख दीजिए, लिख देते हैं 0 5। 3 4 की जगह 0 5 हमने लिख दिया, और जो x वाले 2 3 है उसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये हो गया। अब 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर वो तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मिल जाएगा। सो डेल्टा क्या मिला आपको सर, -1 के इक्वल मिल गया है। भैया डेल्टा मिल गया। डेल्टा एक्स सर ये भी इसी मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे, तो 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा हमें, -5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 मिलेगा आपको। सो डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या मिला सर, ये 15 मिल गया, ये हो गया। डेल्टा वाई को सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर डेल्टा वाई को तो कर सकते हैं, ये वाली सेम मेथड लगाएंगे। 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10, -3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10। सर ये वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने की प्रोसेस तो अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा है कि जितना जो कुछ मेन था वो हो चुका है, सारी प्रोसेस यही हो चुकी है। सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट मतलब सर फॉर्मूला था कि यदि एक्स आपको फाइंड करना हो तो ये क्या होता है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक है भाई, और वाई फाइंड करना हो तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा के इक्वल होगा। चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी सर, डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी 15, क्या आई थी 15, तो पुट कर दीजिए। 1 मिनट हमने गलती कर दी, हाँ यहाँ पर -15 है, ऐसा करेक्ट करना, यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गया हूँ, माइनस है ना -15, तो डेल्टा एक्स आ गया -15 के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी सर, डेल्टा की वैल्यू आई थी -1, पुट कर दीजिए यहाँ पर -1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा 15, एक्स की वैल्यू 15 मिल गई है, ये हमें मिल गई। वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई आपके पास है, हाँ सर डेल्टा वाई हमारे पास है, ये आ गया 10 के इक्वल। ठीक है ये 10 के इक्वल आ गया, एक मिनट देख लो कि प्लस माइनस की गलती तो नहीं की ना हमने, हाँ नहीं की, इसमें तो नहीं की, 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आपके पास है, हाँ सर डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है, वही है -1 के इक्वल, पुट कर दीजिए -1। सो ये माइनस है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा -10। वैसे शिफ्ट नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्टी क्या लगी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो न्यूमरेटर क्या हो गया -10, डिनोमिनेटर माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा +1। इस तरीके से वो तो क्या है, ये स्टेप को स्किप करने के लिए हम बोल देते हैं एजुकेटर की, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑथेंटिक प्रोसेस ये वाली ऊपर वाली है। तो भैया एक्स और वाई की आपको वैल्यू मिल गई। आप बोलोगे सर ये दोनों हमारे सॉल्यूशन है, तो मैं कहूँगा कि भैया एक बार चेक कर लो कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। सर सॉल्यूशन को चेक कैसे करेंगे, भाई ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है ना, हाँ सर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करके चेक कर लेते, ये सॉल्यूशन चेक करने की मेथड होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपने जितना भी किया है, जितनी भी सारी चीजें की वो सही है या गलत है, आपका आंसर सही है या गलत है, सारी चीजें पता चल जाती है। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 0। 2 x की वैल्यू क्या है 15 सर,
प्लस 3, वाई की वैल्यू क्या है सर -10। इसको सॉल्व करो, आप बोलोगे 30 -30 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 तो सर इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को कट कर रही दोनों के दोनों इक्वेशन। तो भैया सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 5। इसमें पुट करो, x की वैल्यू क्या आई है सर 15 के इक्वल आई है, और y की वैल्यू -10 के इक्वल इज इक्वल टू 5। यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा -40, -5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। सो 45 - 45 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर 0 इज इक्वल टू 0 मिल गया। सेकंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2/2 का जो वेरिएबल बन रहा था यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू -10 इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आसान सा प्रोसेस था कि नहीं? कुछ नहीं था भाई, कुछ किया क्या मैंने? कुछ नहीं किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है बस। क्रेमर्स रूल की जो थोड़ी स्टेप थी वो आपको याद रखना, बाकी पूरा का पूरा खेल डिटर्मिनेंट का, कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आते 3/3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा भैया, आपको बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देगा ना कि 2/2 से देगा, क्योंकि 2/2 तो आप सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आंसर भी अपना चेक कर लोगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा आपको, और फिर आपको आंसर चेक करना पड़ेगा, और मान लो कि अपने ज़्यादा समय देख के कहीं कैलकुलेशन गलती हो गई, मान लो कहीं प्लस माइनस की और गलत आंसर आ गया, फिर आंसर चेक करोगे, पता लगा आंसर गलत है, फिर से उसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये वाली थोड़ी, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आपको देगा, ना कि 2/2 से देगा। कोई बात नहीं, करेंगे फिर भी। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को हम पढ़ाएंगे। तो 2 वेरिएबल का पता था, हाँ सर 2 वेरिएबल का पता था, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, ये था। अब 3 वेरिएबल में कैसा बनेगा? आप बोलोगे कि सर ये यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1। देखो 3 वेरिएबल है, हाँ सर है, x है, y है, z है, 3 वेरिएबल हमारे पास है। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकंड इक्वेशन भी हम लिख देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या आएंगी? a3x + b3y + c3z इज इक्वल टू d3। तो भैया ये आपको मिल गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब सर इसमें क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे? अरे भाई वही वाली पूरी प्रोसेस वही रहेंगी। वहां 2/2 का डिटरमिनेंट बन रहा था ना, यहाँ 3/3 का बनेगा। क्या मुझे डेल्टा लिख के दे सकते हो? चलो हमने पिछले क्वेश्चन में डेल्टा लिया था, अब यहाँ पर डी ले लेते हैं। ठीक है, डी ले लेते हैं, दोनों एक ही भाई है ना, आपको समझा चुका हूं पहले वाले में। तो भैया मैंने डी ले लिया। डी मतलब डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसा फाइंड करोगे सर? डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, हाँ उसमें जो कांस्टेंट है उसको लिख दीजिए, a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये आपने लिख दिया। क्या मुझे, ये तो कैपिटल डी आ गया, dx निकाल के दे सकते हो? हाँ सर dx तो आसान है। क्या करेंगे dx में? सर ये जो x वाले कांस्टेंट है, हाँ ये दिख गए मुझे, इसकी जगह राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट लिख देंगे। क्या है? d1 d2 d3। x वाले कांस्टेंट क्या थे? a1 a2 a3, तो ये रहा a1 a2 a3। इसके जगह क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट यहां पर लिख दीजिए, d1 d2 d3। इन 2 कॉलम क्या करेंगे सर? इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ठीक है भैया, लिखे रहने दिया मैंने। क्या मुझे डेल वाई निकाल के दे सकते हो आप? मतलब डी वाई निकाल के दे सकते हो? हाँ सर सेम प्रोसेस लगाएंगे, डी वाई भी बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। डी वाई में क्या होगा कि जो वाई वाले कांस्टेंट है b1 b2 b3, इसकी जगह राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट d1 d2 d3 आ जाएंगे। तो b1 b2 b3 कहाँ है? यहाँ बीच में। इसके जगह क्या आएंगे? d1 d2 d3, तो यहाँ लिख दीजिए d1 d2 d3, d1 d2 d3। कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज पेस्ट कर दीजिए, तो सर ये आ जाएगा a1 a2 a3 c1 c2 c3, ये आ गया। डेल जेड लिख सकते हो, मतलब डी जेड? हाँ सर वो भी लिख सकते हैं। डी जेड में क्या होगा सर? जो जेड वाले कांस्टेंट है c1 c2 c3, हाँ कहाँ पर है? ये रहे। इसकी जगह राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट पुट कर दो। देखो वही पैटर्न है, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं।
ये आपको याद नहीं करना है भाई, कुछ भी याद करने वाली चीज यहाँ पर है ही नहीं। बाकी ये दोनों कॉलम सर एज इट इज रहेंगे। ये आ गया। अब बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होंगी? सर वही वाला पैटर्न जो हमने पिछली बार लिखा था। क्या लिखा था भैया? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हमने 2/2 में लिखा था कि जो x रहता है वो और कुछ नहीं dx डिवाइडेड बाय डी के इक्वल रहता है, तो वैसे यहां भी होगा सर। जो x रहेगा वो dx डिवाइडेड बाय डी, y रहेगा dy डिवाइडेड बाय डी, एंड जो z रहेगा वो क्या रहेगा भैया? सर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो dz डिवाइडेड बाय डी के इक्वल होगा। बस आंसर आ जाएगा हमारा। 2/2 3/3 सेम है, वहां 2/2 का डिटरमिनेंट बनता था, यहाँ पर 3/3 का डिटरमिनेंट बन रहा है, और कोई चीज मतलब अलग नहीं है इन दोनों में, सिर्फ बस यही है। इसको आपको याद रखना है। 2/2 को यदि सॉल्व करते आ गए तो 3/3 भी आप सॉल्व कर लोगे। चलो भैया क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे सब चीज़ों को, क्योंकि 3/3 के क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल की मदद से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कौन कितने वेरिएबल है? एक्स वाई जेड हर तीनों में एक्स वाई जेड मतलब 3 वेरिएबल है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये हो गया, ठीक है भाई। और यूनिक सॉल्यूशन वाला हम केस पढ़ रहे हैं है ना, तो ठीक है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस पढ़ रहे हैं, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो कैसे करेंगे सर? एक काम करते हैं, सबसे पहले डी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है भाई डी फाइंड कर लेंगे, डी के लिए एक डिटर्मिनेंट बनेगा। तो अगर हम जो नॉर्मल मेथड लगाए, जो आपने देखो मैंने आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की 3 मेथड बताई थी। एक तो जो नॉर्मल मेथड जो आप बोर्ड पेपर में लिखोगे अगर रिटर्न पेपर आता है तो वो वाली, और दूसरी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना, जेड वाली मेंस या फिर कोई दूसरा और एग्जाम देने वाले हो, और वहाँ पर इस टाइप के यदि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या फिर इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में हमें यूज होता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, 2/2 का तो डायरेक्ट कर लूँगा, 3/3 का आएगा तो सर सारा से रूल और विंडो रूल हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो ठीक है भाई, नॉर्मल मेथड से आप लोग करोगे, आपको होमवर्क है, मैं करूँगा सारा या फिर विंडो से। ठीक है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा सारास रूल। सारास रूल पता है? हाँ सर पता है। सबसे पहले डी तो लिखो, फिर डिटरमिनेंट बनेगा, फिर सारास रूल लगा देंगे भाई। तो क्या आप यहाँ पर डी लिख सकते हो? हाँ सर डी लिख सकते हैं, डी हम लिख सकते हैं। डी क्या होगा सर? 1 2 2। बाकी ये वाली कॉलम वाई वाली 1 5 1, जेड वाली कॉलम 1 7 -1। एक मिनट चेक करिए, हाँ सब कुछ सही है। इसको सारा रूल की मदद से सॉल्व करो, फिर डेल एक्स को, फिर डेल वाई को, फिर डेल जेड को सारा रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। पहले इसको करो। तो आप बोलेंगे कि सर सारा रूल में क्या होता था कि इन तीनों कॉलम को लिख देते 1 1 1 2 5 7 2 1 -1। ठीक है लिख दिया। फिर क्या करते थे? तो आप बोलोगे कि सर उसमें हम क्या करते थे कि जो पहले के 2 रो है ना उसको कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देते थे। कर दीजिए भैया पेस्ट, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे सर? अब डायगोनल बनाएंगे 1 5 के साथ, फिर -1 के साथ, आपस में मल्टीप्लाई करो तो 5 × 1 5, 5 × -1 -5, 2 × 1 2, और 2 × 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 × 1 2, 2 × 7 14। चेक करो एक बार और, -1 × 1 -1 हो जाएगा, -1 × 5 -5, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 7 7, 7 × 2 14। ठीक है, सारी चीज हमने यहाँ पर सही लिखी है। अब सेकंड डायगोनल बनेगी भैया यहाँ पर ये वाली, तो 1 × 5 5 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 7 × 1 7 हो जाएगा, और 7 × 1 फिर 7 होगा, -1 × 1 -1 हो जाएगा, -1 × 2 -2 के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया। एक मिनट चेक करिए। हाँ सब कुछ हमने सही लिखा है। चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया कोई गलती नहीं होना चाहिए। 3 बार डिटरमिनेंट सॉल्व करना है हमें, कहीं एक जगह गलती कर दी सॉल्यूशन ये लगाएगा। अब क्या करते थे सर? इन तीनों को ऐड कर देते थे, तो 14 + 2 + -5। ठीक है ना, तो 14 + 2 सर 16 हो जाएगा -5, और 16 - 5 क्या मिलेगा सर? 11 मिलेगा। तो यहाँ पर 11 मिल गया। मान लो ये पी के इक्वल है,
11 पी के इक्वल है। इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर इसको भी करना है, तो इसको ऐड कर दीजिए 10 + 7 प्लस ऑफ -2, 10 + 7 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, -2 क्या मिलेगा आपको 15 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 15 और ये आ गया n के इक्वल। क्या आ गया n के इक्वल। P आ गया n आ गया। डिटर्मिनेंट मतलब ये जो है कैपिटल D के इक्वल है, तो कैपिटल D किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर रहे हैं हम। आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड की वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 11 माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है सर 15। बताओ जल्दी क्या मिलेगा सर। 11 - 15 इज इक्वल टू होता है -4 के इक्वल। तो सर D इज इक्वल टू मिल गया -4 के इक्वल। D की वैल्यू तो हमें मिल गई सर, D की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब डेल एक्स फाइंड कर सकते हो? हाँ सर डेल एक्स तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यही रूल लगाएंगे और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ डेल एक्स में होगा क्या। आप बोलोगे सर डेल एक्स में क्या होगा, जो एक्स वाले वेरिएबल थे कौन से 1 2 2 1 2 2 इसके जगह क्या आएंगे राइट हैंड साइड वेरिएबल 9 52 0। तो कॉलम 1 को रिप्लेस कर दीजिए 9 52 0 से। और कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज 151 17 - 1 17 - 1 115557। एक मिनट चेक करने दे, डिटरमिनेंट हमने सब कुछ सही लिखा कि नहीं। सब कुछ सही लिख दिया। तो ये है डेल एक्स। डेल एक्स को भी सारा रूल की मदद से सॉल्व कर डालो भाई। सारा रूल में क्या होता है सर, सारा रूल में हम क्या करते हैं, ये जो तीनों कॉलम से एज इट इज लिख देते हैं। लिख दीजिए 9 1 1 52 5 7 0 1 -1। ये हो गया। फिर रो 1 रो 2 को कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते थे। ये हो गया है ना। आप क्या करेंगे सर, डायगोनल बनाएंगे। ये बन गई पहले डायगोनल, आपस में मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा आपको 9 × 5 45 45 × -1 -45 52 × 1 क्या हो जाएगा 52 और 52 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा 52। ये 0 × 1 0 0 × 7 सर, ये हो गया 0। सारी चीजें हमने सही लिखी है। अब सेकंड डायगोनल बनाएंगे भी हम। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा आपको सर 0 मिल जाएगा। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 7 और 7 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 63। 63 मिलेगा। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मिल जाएगा और -1 52 से मल्टीप्लाई होगा तो -52 मिल जाएगा। ये हो गया आपके पास। इन तीनों को ऐड करिए 0। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो -45 + 52 + 0। तो 52 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा 8। एक मिनट 8 नहीं 7 मिलेगा। 45 मतलब 52 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है 7 मिल गया आपको। इसको नाम दे दीजिए P। इसको ऐड करिए तो सर 63 में हम 52 को ऐड कर देंगे -52 को, तो 63 - 52 सर, ये तो दिख रहा है 11 आ जाएगा। क्या आएगा 11 आएगा। कर दीजिए यहाँ पर 11। ये आ गई n की वैल्यू। एक मिनट 52 - 63 11 मिलेगा। कैलकुलेशन को बार बार यदि करना पड़े तो प्लीज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपकी एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगी। तो मैं कहूँगा अगर यदि क्रॉस चेक अभी करना पड़े तो प्लीज़ अभी चेक कर लीजिए, क्वेश्चन करने के बाद मत करना, है ना, क्योंकि भाई गलत आंसर आ जाएगा। ये क्या है डेल एक्स, क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड की वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो सर ये हो गया -4 के इक्वल। -4 के इक्वल। तो डेल एक्स किसके इक्वल आ गया -4 के इक्वल। सर डेल एक्स आ गया -4 के इक्वल। डेल एक्स तो -4 के इक्वल आ गया। क्या भैया डेल वाई फाइंड कर सकते हो? हाँ सर डेल वाई सेम प्रोसेस लगाएंगे और कुछ नहीं। डेल वाई में क्या हो जाएगा सर, डेल वाई में क्या होगा कि ये जो
y वाले कांस्टेंट थे 1 5 माइनस 1, कहाँ है, ये रहे, सॉरी 1 5 1 है, हाँ 1 5 1 है। ये जो है कॉलम वो रिप्लेस हो जाएंगे राइट हैंड साइड से 9 52 0, तो कॉलम 2 रिप्लेस होंगे 9 52 0 से, और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज रहेंगे। कॉलम 1 क्या है 1 2 2, और कॉलम 3 क्या आपके पास है सर, ये है 1 7 माइनस 1, भी ये आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या लगाएंगे सर, सारा रूल फिर से लगा देंगे। सारा रूल में क्या होगा, इन तीनों कॉलम को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, फिर सर रो 1 एंड रो 2 जो है उसको कॉपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। अब आगे क्या करूंगा मैं सर, आगे वही डायगोनल बनाइए, 1 इंटू 52 52 52 इंटू माइनस 1 माइनस 52, यहां पर 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 2 इंटू 9। एक काम करते इसको अलग करके सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 2 इंटू 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 63 इंटू 2 6 12, 126 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 126, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड वाले डायगोनल को सॉल्व करो भैया, आप बोलोगे 1 इंटू 52 52 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 52 52 इंटू 2, तो 1 इंटू 52 सर 52 के इक्वल हो जाएगा। 52 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 10 104। 7 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा, और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 मिल जाएगा। 1 इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 9 सर ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू 9, और यहाँ पर आएगा 2, तो ये जाएगा माइनस 18। एक बार फिर से चेक करिए, 52 माइनस 52, यहाँ पर आ गया 0, और ये भी सही है, और यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमने कुछ गलती की क्या, नहीं 104 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 18, हाँ ये भी सही है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, हो जाएगा माइनस 52 प्लस 126, तो 126 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3, और 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर यहाँ पर आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, तो ये क्या मिला 73, क्या मिलेगा प्लस 73, ठीक है प्लस 73 मिल गया। और यहाँ पर क्या होगा बेटा बताइए मुझे सर, इन तीनों को भी ऐड कर देंगे, 104 प्लस 0 प्लस ऑफ माइनस 18, तो ये हो जाएगा 104 माइनस 18, ये 18 है ना, 18 है, तो ये आ गया 18। तो 104 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है सर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 में से 1 कैरी लेंगे, 1 बोरो लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा 9, वहाँ पर क्या होगा 14, 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने में क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 मिल जाएगा, और यहाँ मिल गया सर हमें 86। सही है। तो भैया ये वैल्यू आपको मिल गई, इसको नाम दे दीजिए n और इसको नाम दे दीजिए p। अब डेल x निकाल सकते हो, सॉरी ये तो डेल y है, मतलब dy है, dy निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते, राइट हैंड साइड की वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, यही तो होता है। तो 86 में से पहले तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो 73 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1, आप बोलोगे सर ये 13 आ रहा है, 3 और 1, ठीक है 3 और 1 आ गया, लेकिन बड़े डिजिट का साइन माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 13, dy माइनस 13 के इक्वल आ गया। dy माइनस 13 के इक्वल आ गया, ठीक है भैया, dy भी आ गया और dx भी आ गया, d भी आ गया, बचा क्या सर, dz बचा है। dz यदि हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो भैया ठीक है, dz फाइंड करते हैं। अब लास्ट बचा है dz में, भैया बताओ मुझे डिटरमिनेंट कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर dz के जो कांस्टेंट है 1 7 माइनस 1, ठीक है 1 7 माइनस 1 कहाँ दिख रहे आपको, 1 7 माइनस 1 सर यहाँ दिख रहे। इसके यहाँ क्या आएंगे, राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट 9 52 0, ठीक है, तो कॉलम 3 की जगह लिख दो 9 52 0, 9 52 0 लिख दिया। कॉलम 1 कॉलम 2 सर इसे एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दो, 1 2 2, यहाँ पर आएगा 1 2 2, और कॉलम 2 क्या आ जाएंगी 1 5 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे सर, फिर से क्रेमर्स रूल लगा देंगे। क्रेमर्स रूल की कितनी प्रैक्टिस हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है,
अब क्या करेंगे सर, क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग रो 1 रो 2 को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। अब ये लास्ट वाली कैलकुलेशन बची है, सावधानी से करना, ठीक है। क्या करेंगे सर, पहला डायगोनल बनेगा ये वाला और तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 मिल गया, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 × 1 2 हो जाएंगे और 2 × 9 सर ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 52 क्या होगा, 4 10 104 आ जाएगा सर। ये आ गया आपके पास, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये डायगोनल 9 × 5 45 और 45 × 2 ये हो जाएगा 90 और 52 × 1 सर ये हो जाएगा 52 और यहाँ पर ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे तीनों से, क्या होगा सर 0 आ गया, ये 52 है। ऐड करो, ये p की वैल्यू है तो 104, 18 को ऐड करेंगे तो 122 आएगा। 122 आ गया। तो भैया ये आपने ऐड कर दिया। यहाँ पर सर यहाँ भी ऐड करेंगे, 90 में 52 को ऐड करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 13 है ना, शायद नहीं 14 होगा, हाँ 14 हो जाएगा तो 142 आ गया। तो ये p की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा z निकालना था, मैं y लिख रहा हूँ, अभी y पे अटका हुआ। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिला भैया आपको dz। सर ये तो देख के पता चल रहा है -20 के इक्वल मिल गया। क्या मिल गया, -20 के इक्वल। तो dz मिला -20 के इक्वल। फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते। हमें सबसे पहले x लिखना है, तो x और कुछ नहीं dx डिवाइडेड बाय d होगा। dx किसके इक्वल है सर, dx की वैल्यू जो है वो -4 के इक्वल है, सॉरी हाँ ये भी -4 आया क्या, ठीक है dx भी -4 आया, तो -4 के इक्वल है और d भी -4 के इक्वल है। पुट कर दीजिए, -4 डिवाइडेड बाय -4 कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 1 मिल गया। x की वैल्यू सर हमारे पास आ गई है 1। अब क्या करेंगे सर, dy और d की मदद से y निकाल लेंगे। देखो y क्या होता है, dy डिवाइडेड बाय d, तो d तो भैया मुझे पता है -4 के इक्वल है, यहाँ पर यूज हुआ था ना, d -4 के इक्वल है और dy किसके इक्वल है, -13 के। पुट कर दो, कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या मिला 13 डिवाइडेड बाय 4। z बता सकते हो, हाँ सर dz डिवाइडेड बाय d, और d की वैल्यू तो -4 के इक्वल है और dz हमें देखना है क्या है -20, तो यहाँ पर पुट कर दो -20, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 4 से 5 टाइम में कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 13 डिवाइड बाय 4 एंड z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 के इक्वल आ गई। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये हमारा रफ वर्क है, नहीं ये तो हमने एक्सप्लेनेशन था। हाँ ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसको विंडो रूल की मदद से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। विंडो रूल की मदद से सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ये सेम प्रोसेस लगाना है, d फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, dy फाइंड करना है, dz फाइंड करना है और फाइनल जो हमारे फॉर्मूले उसमें पुट करके फाइनल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। नॉर्मल मेथड से डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, क्रेमर्स रूल से करो या फिर किससे करो, कौन सा बचा है, हाँ विंडो रूल, उससे करो। मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जितना आज मैंने आपको पढ़ा आज के लेक्चर में आपको समझ में आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।